नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन क्लिक के शिक्षण संबंधी अंक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं पंकज दुबे, जो कि शिक्षक होने के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवक्ता भी हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट आज उच्च पदों पर आसीन हैं। हम इनसे जानेंगे कि शिक्षा आखिर में है क्या, शिक्षा का महत्व क्या है। नमस्कार। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो स्टूडेंट के अभिभावकों ने हमें दिए हैं, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आखिर में शिक्षा है क्या? कि शिक्षाम सिंहिकाया दुग्धम यत् यो पीवति तत् तत् तम गर्जयति। अर्थात शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको जब जो पिएगा वो गरजेगा, दहाड़ेगा, बोलेगा। हाँ, गरजने का अर्थ ये नहीं कि वो जोर से चिल्लाए कि मैं पढ़ लिख गया हूँ। गरजने का अर्थ जैसे अपने क्षेत्र में एक उच्चतम स्थान को प्राप्त करना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन कहे जाते हैं, उसको गरजना बोलते हैं। पीवी सिंधु अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान पर है। सचिन तेंदुलकर, वर्तमान में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में शिक्षा को प्राप्त करके बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। उन्होंने शिक्षा के से जो चाहा वो सब प्राप्त किया, उसको गर्जना बोलते हैं। स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट बहुत कठिन लगते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? कई बार क्या होता है, हमने अपना एक माइंड सेट कर रखा होता है। लगभग सभी विषय समान होते हैं, पर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं या पेरेंट्स हैं या समाज हैं, उनमें एक ऐसा माइंड सेट हो गया कि भाई ये सब्जेक्ट कठिन है और ये हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे बच्चे से नहीं हो पाएगा। ऐसा हमारा एक माइंड सेट हो गया कि ये बहुत कठिन है। वास्तव में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है। अब ये हो सकता है कि भाई जैसे जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसकी कैपेसिटी उतनी ना हो। हम उसको चाहते हैं कि फिजिक्स से ही पढ़े, ये मैथ से ही पढ़े, और उसको रुचि जर्नलिज्म में हो, उसको रुचि पत्र लेखन में हो, उसको रुचि हिंदी कविता में हो, या हम चाहते हैं कि भाई ये डॉक्टर बन जाए, बायो ले ले, लेकिन वो छोटे छोटे मैथ्स के सम करना उसको अच्छा लगता हो। उसकी रुचि क्या है? कोई भी विषय कठिन तब होता है जब वो जो कार्य कर रहा है वो उसके लिए रुचि करनी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसको लगता है चीज़ कठिन है। मुझे लगता है कि यार ये कार्य बहुत कठिन है, तो कठिन इसलिए है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो या तो हम बच्चों को वैसा प्रेरित करें उसके लिए कि वो उसको अच्छा लगने लगे, और जब उसको अच्छा लगने लगेगा तो रुचिकर हो जाएगा। कैसे प्रेरित करेंगे उसे? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, प्रेरित करेंगे कैसे? अभी पहले तो हमको ये देखना है कि पेरेंट्स को और स्कूल को मिलकर, टीचर्स को मिलकर, पहले तो ये देखना है कि इसकी रुचि है कहाँ। दूसरा, इसमें कैपेसिटी कितनी है, ये क्या कर सकता है। अब उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, अब सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन थे। हम उनसे अपेक्षा करें कि नहीं बहुत अच्छे बॉलर हो, और हम कहें नहीं आपको बॉलिंग ही करना है, संभव है क्या? उसमें टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि टीचर उसको छोटी छोटी टेक्निकल पढ़ाए, छोटी छोटी टिक्स से पढ़ाए, छोटी छोटी बातों से उसको ऐसा फील करवाए कि यार ये सब्जेक्ट इसी के लिए बना है, ये चाहे तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। जैसे मैथ्स में अभी, या हिंदी में, या इंग्लिश में, या अभी जैसे आप इंग्लिश में हम आ जाते हैं, तो इंग्लिश टीचर का एक ऐसा ऑरा बना हुआ है, एक माइंड सेट है कि इंग्लिश टीचर मतलब बड़ा बोर करेंगे और नाउन समझाएंगे, प्रोनाउन समझाएंगे। अभी मैं एक दिन क्लास में गया तो मैंने बच्चों से पूछा, भाई नाउन क्या होता है? बच्चे बड़े उससे बोले कि सर हमको आता है, एक्सेप्ट उसकी डेफिनेशन पूछी, एकदम रटी रटाई परंपरा का डेफिनेशन बताई। अच्छा, और कुछ? बोल बस इतना ही। मैंने बच्चों को बताया कि भाई नाउन इज अ नेम इज नाउन। क्या हम ऐसा करके बच्चों को नहीं समझा सकते? जैसे मैंने बताया नेम इज नाउन, अब आप पूछो किस किस का नेम है क्लास में, तो सब बच्चों ने बताया इसका नेम, उसका नेम, और 50 उदाहरण उन्होंने दे दी। उनको लगने लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो इस टाइप से टीचर को चाहिए कि वो बहुत छोटा छोटा करके और ऐसा सोचे, विचार करे, कुछ टेक्निकल पढ़ाए, कुछ मनोरंजनात्मक पढ़ाए, कुछ हंसी खेल में पढ़ाए, जिससे उनको लगे कि यार ये रुचिकर विषय है और मुझे मैं इसमें कुछ कर लूँगा, और धीरे धीरे उसमें रुचि बढ़ती जाती है। पढ़ने के लिए क्या करें? सबसे पहले उसको प्रश्न पूछना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। आप मुझे एक कोई शास्त्र उठाकर बताइए,
पूरी दुनिया में जितने भी शास्त्र है, लगभग 12,000 से ऊपर हमारे धर्मशास्त्र हैं, व्याकरण शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। कोई भी अगर व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र उठाकर बताइए जो बिना प्रश्न के शुरू हुआ। सबसे जो पावरफुल शास्त्र है वो श्रीमद् भगवत गीता है। मेरी नज़र में सबसे पावरफुल श्रीमद् भगवत गीता है। और जो गीता है वो स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है, योगेश्वर की वाणी है। उन्होंने स्वयं कहा है, और कहा भी, आप देखिए ना, जगह भी कैसी, युद्ध का मैदान है। कोई भी धर्मशास्त्र या कोई भी शास्त्र युद्ध के मैदान में लिखा गया क्या? वहाँ तो वो जो गीता है वो क्या, कहाँ से शुरू हुई है? क्वेश्चन से शुरू हुई। ये पहला क्वेश्चन धृतराष्ट्र संजय से करते हैं, उसके आगे चलते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से करते हैं कि मैं क्यों लड़ूं, क्यों युद्ध करूं, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, क्यों इतने सारे लोगों का मैं वध करूं। महाभारत शुरू हुई वेदव्यास जी के प्रश्न से। रामायण शुरू हुई। रामायण जब हम प्रारंभ करते हैं तो रामायण में भी गरुड़ जी जो है वो काकभूषण जी से प्रश्न करते हैं कि राम कौन है। उसका पूरा क्लियरिफिकेशन रामायण है। पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं, राम कौन है, मुझे उनका चरित्र जानना है। ग्रेविटी का नियम जो है वो तो पढ़ा ही हुआ, आपने सुना हुआ। किसने दिया ग्रेविटी का नियम? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन पेड़ के नीचे ऐसे लेटे हुए थे और ऊपर से सेब गिरा। तो क्या पहली बार सेब गिरा था? नहीं, उससे पहले कभी सेब नहीं गिरा क्या अपने यहाँ? गिरा होगा, आज भी गिर रहा है, रोज गिरता है, पहले भी गिरा हुआ। लेकिन जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस सेब को गिरते हुए देखा, वो तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि क्यों गिरा और नीचे ही क्यों गिरा। जब पेड़ से इसको टूटना था तो ये ऊपर भी जा सकता था, आइट साइड जा सकता था, आगे जा सकता था, लेकिन नीचे क्यों गिरा। बस वहाँ से शुरुआत हुई और उन्होंने आगे चलकर लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया हमको। इसलिए प्रश्न तो विद्यार्थियों को यदि पढ़ना है, जीवन में सफल बनना है, तो उनको उत्तर से ज़्यादा प्रश्न आने चाहिए। प्रश्न करना विद्यार्थी को आना चाहिए। ऐसा विद्यार्थी का लक्षण है कि उसको प्रश्न करना आ गया। काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निंद्रा मधु भाषणम अल्प भोजनम विद्यार्थीश्च पंच लक्षणम। तो पहली बात ये शास्त्रकार ने कही, काक चेष्टा, मतलब जैसे कौवे के पास चेष्टा होती है, जानने की उत्सुकता होती है। आप कौवे को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कौवा हर कुछ तरफ जानना चाहता है, कुछ न कुछ वो पूछ रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है। इसलिए क्वेश्चंस मस्ट। तो टीचर को, मैं तो अपने यहाँ बच्चों को, टीचर्स को भी जब बात करता हूँ उनसे, तो बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को आंसर लाने के लिए मत कहिए, आंसर आप दीजिए, उनको क्वेश्चंस लाने के लिए कहिए घर से कि आप 5 क्वेश्चंस बना के लाइए। प्रश्न जब बच्चा पूछेगा तो टीचर आंसर देगा। अभी हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, टीचर लेसन पढ़ाता है और बच्चे को क्वेश्चन देता है, अब बच्चा आंसर दे रहा है। बच्चा क्या आंसर दे रहा है? वो उतना आंसर देगा जो उसने पढ़ा है, जो याद किया, लर्न किया है। अब उसने कुछ पढ़ा नहीं है, याद किया नहीं है, लर्न है, तो आंसर दे नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो उसको आप प्रेरित करें, टीचर्स प्रेरित करें कि वो बच्चा क्वेश्चंस करे। एक बहुत अच्छी बात और ध्यान में आती है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चा पूछता है और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करता है तो हम पेरेंट्स भी ऐसा विचार बना लेते हैं कि अरे अरे परेशान कर रहा है, ये कुछ तो ही पूछता रहता है। पूछ नहीं रहा, उसकी वो एक प्रकार का रिसर्च कर रहा है, एक प्रकार की खोज कर रहा है, नई नई चीज़ें वो समझ रहा है। तो उसके आंसर्स हमको देना चाहिए, टीचर्स को भी देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए। इवन समाज में भी यदि क्वेश्चंस होते हैं तो हमको आंसर देना चाहिए। मेरिट में आना ही क्यों जरूरी है? मेरिट का मतलब आप केवल स्कूल की कुछ से लगा लेते हैं, मार्कशीट के ही इवन देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ क्या एक चलन चला हुआ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई नैरेटिव सेट हो गया सब दूर जिधर देखो, हर चीज़ के लिए एक माइंड सेट होता है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन आपसे कर लूँ। हाँ, आप मुझे बताइए कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। क्यों? कपड़े धूप में नहीं सूखेंगे, हवा में नहीं सूखेंगे, या कुर्सी के हैंडल पर या बाइक के ऊपर रखकर कपड़े नहीं सुखाए जा सकते? कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। रस्सी नहीं चाहिए सर, धूप या हवा चाहिए। कपड़ा रस्सी से सूखेगा या धूप से सूखेगा? लेकिन माइंडसेट क्या है आपका? जैसे मैंने इशारा किया, माइंडसेट क्या हो गया? रस्सी चाहिए। जबकि कपड़ा तो आप खिड़की पर डाल देंगे, डोर पर डाल देंगे, अपनी बाइक खड़ी उसकी स्टैंड पर डाल देंगे, कार पर डाल देंगे, जमीन कहीं भी सूख जाएगा वो। तो ऐसा है क्या पेरेंट्स का माइंडसेट हो गया कि मेरिट में आना मतलब अबाव 90 लाना, अबाव 85 लाना। सर आपने भी IPS मनोज कुमार को सुना होगा। अभी भी
12वीं में फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद आईपीएस बने हैं वो, तो उनकी मार्कशीट तो आई नहीं। सचिन तेंदुलकर का हाथ भी जरा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। तो मेरिट का मतलब होता है कि आप जिस फील्ड में बच्चा जा रहा है, जिस फील्ड में विद्यार्थी जा रहा है, जो फील्ड का चुनाव उसने किया है, या हमने पेरेंट्स ने उसको उधर की ओर थोड़ा सा डाइवर्ट किया, टीचर ने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, आगे जाके वो उधर जाएगा। और मेरिट का मतलब होता है जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मेरिट में आए, पीवी सिंधु अपने खेल में मेरिट में आई, सुधा चंद्रन अपने खेल के मेरिट में आई, और वैसे हजारों नाम है, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद हॉकी के मेरिट में आए, आनंद जो उसमें चेस में आनंद सर वो अपने मेरिट में आए। अभी हमने एक माइंडसेट बना लिया, मेरिट मतलब 10th की बोर्ड में 95 लाना। कुछ गवर्नमेंट ने भी या शिक्षा नीति जो है शिक्षाविद है उन्होंने भी एक ऐसा माइंडसेट कर दिया कि भाई मेरिट में आना मतलब मेरिट में वही आएगा जो 95% लाया है। तो मेरिट का मतलब अपने क्षेत्र में, वो किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसकी रुचि किस में है, और जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है वो उसी में आगे बढ़े। अब वो टीचर का और पेरेंट्स का काम है उसको 1 डिग्री किधर घुमाना। जैसे उस किसी की रुचि गलत कार्य में लग गई और 1 डिग्री गलत में घूम गया तो पूरा गलत होते चले जाएगा। सर एक अध्यात्म से जुड़ा प्रश्न है, मन पर नियंत्रण नहीं होता है। मन पर नियंत्रण होता है। अच्छा सर, आप कार में भी, अभी आप कार चल में बैठकर आए हैं, आप कार ड्राइव करते हैं, तो आप बताएं आपको यदि कहीं जाना है, कुछ मोड़ना है, तो आपको नियंत्रण किस चीज़ पे करना है? कार के पहिए घुमाएंगे या स्टीयरिंग घुमाएंगे? कार किधर से घूमेगी? स्टीयरिंग से घूमेगी। तो मन या आप कार को पूरी घुमाएंगे उतर कर, या ऐसे कार घुमाना? नहीं। तो हमारा मन जो है ना वो कार की जैसा है, वो उसको आप नियंत्रण कर ही नहीं सकते मन को। आप अपने जो शब्द हैं, शब्द को आप नियंत्रण करेंगे तो शब्द से विचारों पर नियंत्रण होगा, विचार आपके सकारात्मक क्षेत्र में जाएंगे, और जब विचार सकारात्मक क्षेत्र में जाएंगे तो मन पर नियंत्रण होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनस चंचलम, ये जो मन है बड़ा चंचल है, और फिर उन्होंने कहा कि जिधर जिधर जाता है आप उसको रोक नहीं सकते, ये जाएगा, लेकिन ये गया तो आप उसको वापस लेकर आएंगे ना। जहां जहां ये मन चंचल मन जाता है आप इसको बलात् लेकर आए, जबरदस्ती लेकर आए, थोड़ा सा इसके साथ अनुशासन में लाएं, इसको थोड़ा जबरदस्ती करें इसके साथ, क्योंकि मन कर रहा है कि पेड़ पर चढ़कर कूद जाएं, ये तो मन ने करा, हमने उसकी बात मानी, हम एक शाखा पर चढ़े और कूदे, परिणाम क्या निकलने वाला है? पैर हाथ टूट जाएंगे। तो मन की जितना बातें यदि जितनी मानी जाएगी, मन उसकी और एक आगे बात मानेगा। जैसे हमको कोई चीज़ की लत लग गई, कोई चीज़ का आपको एक आदत सी लग गई है ना, पानी पताशे खाने की आदत लग गई, गोलगप्पे खाने की आदत लगी, तो मन क्या करेगा? गोलगप्पे की दुकान देखकर जल जाएगा। और आपने फिर कह दिया ऊपर से हम तो मन के राजा हैं, जो जो मन कहेगा वो हम करेंगे, तो आप मन के राजा कहाँ हुए? आप तो मन के गुलाम हो गए। राजा कब बनेंगे? जब मन करेगा उसको नहीं करेंगे। और मन तो जनरली उन सब काम के लिए करता है जो अच्छा नहीं। अच्छा, कि आपका कब मन करता है कि आप सुबह 5 बजे उठें और व्यायाम करें, प्राणायाम करें और ऐसा करें? कब मन करता है ऐसा? मन नहीं, दिमाग करता है। करता है कभी? दिमाग कहता है, बाकी मन क्यों कहता है? मन करता है ऐसा? कभी नहीं करता। मेरा भी मन नहीं करता कि मैं 5 बजे उठूं और प्राणायाम करूं और योगासन करूं, शरीर को कष्ट दूं। इसलिए मन के जो है, मन के कहने से नहीं चलना है, जो सही है उस पर चलना है। अच्छा है वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक अच्छा काम करना और एक सही काम करना। ऐसे ही मन कर रहा है अच्छे कार्य के लिए, अच्छा काम है, लेकिन क्या सही है वो? ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छा, बच्चा सोचता है अच्छा करूं, उसके लिए वो अच्छा है जो वो सोच रहा है, लेकिन क्या सही है ये सोचना पेरेंट्स का और टीचर का काम है। जैसे कोई बच्चा बीमार हुआ तो उसको नींबू पानी पीना है, और नींबू पानी अच्छा है, नींबू पानी खराब तो है नहीं, लेकिन बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, और वो कह रहा है नींबू पानी पीऊं। सही क्या उसके लिए? दवाई लेना या नींबू पानी पीना? सर एक प्रश्न और है जी। अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट लाइफ में क्या महत्व है? बात केवल स्टूडेंट लाइफ के लिए पूछी है, पर मैं मानता हूँ कि मनुष्य मात्र के लिए टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन दोनों ही नितांत आवश्यक है।
आप बताइए मुझे कि सभी लोग अनुशासित हैं मनुष्य को छोड़कर। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि भाई कोई बकरी है, ये उसके लिए गाइडलाइन तय है कि नाइट में नहीं खाना है, उसके लिए गाइडलाइन तय है कि ये 2-4-6 पत्तियाँ जो वो नहीं खाती है। बंदर है, उसके लिए गाइडलाइन किसने तय की वो विषय नहीं अपना, पर एक बंदर के लिए तय है कि वो सीताफल है, ऐसे कुछ फल को, कुछ पत्तियों को नहीं खाता है। अनुशासित है, उसका स्वयं पर कमांड है कि भाई सीताफल की पत्तियाँ पेड़ मैंने खाते उसको नहीं देखा, तो वो नहीं खाता है। बकरी जो है वो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जंगल में जिनको नहीं खाती, वो खाकरा वगैरह के पत्ते होते हैं नहीं खाती। गाय है, कुछ पत्ते और कुछ घास नहीं खाती, वो नहीं खाती। मनुष्य, उसके लिए तो आप कोई बाउंडेशन है ही नहीं वो किसी को मानता ही नहीं है इसलिए अनुशासन का बहुत ज़्यादा रोल हमारी लाइफ में है। अभी अनुशासन में क्या है कि जैसे 7 बजे 8 बजे मन कर रहा उठना है, 9 बजे उठना है, 10-11 बजे तक ऐसे घूमना है, 12-2 बजे रील चलाना है, शाम तक मोबाइल देखना है, रात को 2 बजे तक स्टेटस देखना और स्टेटस लगाना है। आपने भी सुना होगा ना, स्टेटस पे लोग लगा लेते हैं कि एक दिन वो शोर आएगा, आज तुम्हारा है कल हमारा दौर आएगा। स्टेटस पे लगाने से दौर आ जाएगा? कैसे आएगा? जैसे जीवन में अनुशासन, आप एक ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में सोचकर बताइए जो मिलेनियर बना हो, जो बिलियनियर बना हो, जो अपनी फील्ड का टॉप रहा हो। चाहे आप जैकमा को ले लो, जॉब स्टिप को ले लो, आप तुलसीदास जी को ले लो, आप किसी भी राइटर को उठा लो, किसी भी बड़े व्यापारी को ले लो, आप अडानी भाई को ले लो, रतन टाटा सर को ले लो, किसी को भी लो, आप देखो कि उनके जीवन में यदि उन्होंने कुछ हासिल किया है, जितने भी लोग मैंने नाम बताएं। लता मंगेशकर से एक बार पूछा गया कि भाई आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो बोले मेरे जीवन का अनुशासन है, मैं राइट टाइम उठती हूँ और जिस समय में जो काम करना है मैं वो काम करती ही हूँ, जैसे जीवन में रहना वैसे मैं रहती ही हूँ। तो आपको जो काम, निर्धारित काम, आपका जो काम हो, आप विद्यार्थी हो, भाई एक विद्यार्थी है, 9 बजे का स्कूल है, उसको 9 बजे तो पहुँचना ही होगा, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना ही है, इतने टाइम में उसको पढ़ना ही है, हमको ऑफिस जाना है टाइम से, तो हमको टाइम से जाना पड़ेगा और अनुशासित भी होना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये जो टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम उसकी वैल्यू खत्म कर देता है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। विद्यार्थियों के लिए यही के लिए सबसे बड़ा यदि कोई काम है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप सर मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात आप बताइए कि गीता भगवान ने किसके लिए कही? उन्होंने गीता मेरे लिए कही। अर्जुन को तो उस समय समझा गए, 5000 साल पहले चले गए। आज वो किसके ऊपर फिर बैठ रही? मेरे ऊपर बैठ रही। तो मेरे लिए कही है। तो मेरे विद्यार्थियों के लिए एक मेरा आग्रह है कि आप एक बार गीता जरूर पढ़ें पर डे, चाहे आप 1 श्लोक पढ़ें। 1 श्लोक पढ़ने की आदत गीता की आप डालिए, 1 श्लोक, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका गीता में सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात तो विद्यार्थियों को अपने लिए गोल सेट करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि विद्यार्थी सोच ले कि मैं जब ताजमहल खरीदना, चलो जाके ताजमहल खरीदने की व्यवस्था बना ले। उसके लिए कौन सा गोल सेट होगा? उसके लिए पर डे कुछ ना कुछ गोल सेट करे। अपनी जो नोटबुक है, अपनी नोटबुक में लिखे एक विद्यार्थी कि मैं आज इवन पर सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन लर्न कर लूँगा। पर सब्जेक्ट से मैं दो प्रश्न सभी विषयों से लर्न कर लूँगा, याद कर लूँगा उनको। एक साथ पूरे 100 के 100 प्रश्न रट दूंगा, ये नहीं हो पाएगा। सर आपने कहा कि रटना, तो रटना क्यों जरूर? रटने से हमारे यहाँ आपको ध्यान में होगा कि गुरु शिष्य परंपरा रही है। सारे शास्त्र जो है वो एक समय था कि सब उन पे, तो वो सभी शास्त्र जो थे विद्यार्थियों को ऐसे कैसे सिखा दिए जाते थे। उन्होंने उसको रट लिया था, याद कर लिया था। कई लोग बोलते हैं रटने का विरोध करते हैं, समझना चाहिए। ठीक है, वो समझ लेगा, समझेगा तब जब उसको कुछ अंदर जाएगा। रटना का मतलब प्रैक्टिस होता है। आपकी प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस मेक देन परफेक्ट यू। आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी सर। आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आप अर्जुन को देखते हैं, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आज तक कोई नहीं हुआ। एक दिन अर्जुन रात में खाना खा रहे थे शाम के समय, तो कुछ लाइट लैंप वगैरह जो भी होगा उस समय वो बंद हो गया। तो उन्होंने कहा अब खाना कैसे खाया जाए? तो उनकी माता ने उनको समझाया कि नहीं बेटा, खाना अंधेरे में भी खा सकते हैं।
उनको बात समझ में आई। तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया, जहाँ आप शुरू हुए थे हम, क्वेश्चन करना चाहिए। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या मैं रात में भी तीर चला सकता हूँ अंधेरे में? वहाँ चला सकते हैं। तो बिना देखे काम किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है। तब अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और वो जाकर के एकांत में रात्रि के अंधेरे में तीर चलाने लगे। धीरे 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 महीने 2 महीने, साल 2 साल बीतते बीतते समय बीतने लगा और उनका इतना जबरदस्त अभ्यास हो गया। तो उनके गुरुजी को जब पता चला, आचार्य द्रोण को, तो उन्होंने कहा यार इतना तो बोले प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया है, रट लिया इसने, जिसको हम रटना बोल रहे हैं। वो रटना नहीं, वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस से 2 टाइप की हमारी, आपने पूछा ये, तो 2 टाइप की हमारी मेमोरी होती है। एक सर हमारी माइंड मेमोरी होती है, जिसमें हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उसमें चले जाता है। हम कुछ देखते हैं और माइंड मेमोरी में चले जाता है। दूसरी हमारी मेमोरी होती है मसल्स मेमोरी। अभी आपकी जो माइंड मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी होगी 10th-12th में, अभी याद है क्या? नहीं याद है आपको। जबकि उस समय तो शायद टीचर ने अच्छा बना ढंग से कूट काट के पढ़ा दी होगी, याद करा दी होगी, रटा दी होगी, है ना? अभी याद नहीं है। क्यों? वो माइंड मेमोरी में थी, इसलिए टेम्परेरी थी, इसलिए जितने समय के लिए आई थी उतने समय आपने यूज किया और चली गई। अच्छा सर, आप साइकिल चलाना कब सीखे थे? बचपन में। लास्ट कितने साल से आपने साइकिल नहीं चलाई? 5 साल 6 साल। 5-6 साल से आपने साइकिल नहीं चलाई। आप साइकिल चलाना भूल गए हैं? नहीं। मैं भी आपको साइकिल दूं, आप चला लेंगे बिल्कुल अच्छे से, परफेक्टली? या आपको कुछ समझना पड़ेगा, कुछ लिखना देखना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? अच्छा, एक उदाहरण, घर में हमारी माता जी रोटियां बनाती हैं, तो वो क्या रोटी को देख देख करके किसी से प्रकार से नाप करके उसको गोल साइज देती है? नहीं, ऐसी बन जाती है वो। तो वो चीज़ उनकी मसल्स मेमोरी में चली गई है। तो जो मसल्स मेमोरी में चले जाता है वो कभी भूला नहीं जाता, वो हमेशा रहता है, स्थायी रहता है। तो इसीलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थी उसको लिख लिख कर, एक प्रॉब्लम को आप लिखिए, एक सम को आप लिखिए, एक मैथ्स का सम आप लिख लीजिए, एक बार सॉल्व नहीं हो रहा 100 बार लिख डालिए, 1000 बार लिख डालिए, उतनी बार लिखिए जितनी बार वो मसल्स मेमोरी में ना चला जाए। एक को लिखने में आपको 1000 टाइम लगेगा, 1000 बार लग सकती है। दूसरे को आप 999 लिख लेंगे, तीसरे क्वेश्चंस का आप करेंगे तो 990 हो जाएगा। ये समय आपका घटता चला जाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स को आदत पड़ जाएगी ये काम करने की। तो दोस्तों, ये थे पंकज जी। इन्होंने बहुत गहराई से स्टूडेंट की लाइफ के बारे में हमें जानकारी दी है। इसका फ़ायदा स्टूडेंट को अवश्य उठाना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस प्रकार से वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।